हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम लोग समाजीकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अर्थात सोशलाइजेशन के बारे में। एक लेक्चर ऑलरेडी इस पे डिस्कस हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग समाजीकरण के कौन कौन से स्तर हैं तथा इसके प्रोसेस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इससे संबंधित एक और लेक्चर बनेगा, क्योंकि समाजीकरण जो टॉपिक है वो अपने आप में काफ़ी बृहद टॉपिक है और उसको हम एक सिर्फ लेक्चर में नहीं कवर कर सकते हैं। तो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें समाजीकरण का सिद्धांत जो है कि आखिर में समाजीकरण के बारे में कुछ विचारकों ने सिद्धांत दिए हैं वो कौन से हैं, उसके बारे में हम लोग अपने अगले लेक्चर में डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर हम बात कर लें तो पहला नाम आता है कूले का। मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाती है बोर्ड के चक्कर में। कूले का। फिर G.H. मीड का नाम आता है, फ्रायड का नाम आता है और फिर दुर्खीम ने भी जो सोशलाइजेशन है अर्थात समाजीकरण है इसके बारे में अपनी कुछ थ्योरीज दिए हैं। तो इन चारों विचारकों के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो समाजीकरण के स्तर कौन कौन से हैं और कौन कौन से प्रोसेस ये गुजरते हैं तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सॉरी। पार्सन्स का यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कथन है जो कि मुझे लगा कि यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ दें कि यह किसका कथन है कि बच्चा उस पत्थर के समान है जिसे जन्म के समय सामाजिक तालाब में फेंक दिया जाता है, जिसमें रहकर वह अपना समाजीकरण करता है और समाज का अंग बन जाता है। तो ये कथन पार्सन्स का है, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है ये। अब हम लोग बात करते हैं जॉन पियाजे की। जॉन पियाजे ने समाजीकरण के स्तर के 6 भाग बताए हैं। इन्होंने 6 भागों में समाजीकरण को बांटा है। तो हम लोग 1 बाय 1 इसको डिस्कस कर लेंगे कि आखिर में 6 स्तर कौन कौन से हैं। पहला जो है वह है प्रथम अवस्था में स्तनपान करते समय बच्चा माता की, यहाँ पे बड़ी की मात्रा रहेगी, वक्ष एवं स्तनों में सनसनी महसूस करता है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं जो बच्चा अभी तुरंत का जन्म लिया है, जिसे बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी माँ को एहसास करता है। तो वहाँ पे ये जॉन पियाजे ने जो 6 स्तर बताए हैं इसमें से पहला स्तर जो है प्रथम अवस्था, वो यही कहते हैं कि बच्चा जो है अपने, चूँकि उसको सिर्फ दूध पीने से मतलब है, तो अपना वही उसी को जो भूख महसूस होता है सॉरी, तो वह स्तनपान करता है बच्चा और इसके कारण सिर्फ और सिर्फ वह उसको ही एहसास कर पाता है, क्योंकि उस समय की उसको जो महसूस होने वाली ज़रूरत होती है वो वही होती है। सॉरी, एक्चुअली मुझे बहुत दिन से कोल्ड है, थोड़ा सा इस बार लंबा खिंच गया है, लेकिन आई होप कि इस वीक के लास्ट तक पूरी तरीके से मैं ठीक हो जाऊंगी। और यही रीज़न है कि लेक्चर जो थे ये भी काफ़ी डिस्टर्ब रहे, मुझे भी अच्छा नहीं लगा है। लेकिन आप लोगों को मैं अभी लास्ट के 3-4 लेक्चर से आप लोग मुझे नोटिस किए होंगे कि मैं उसी में लेक्चर की एक कंटिन्यूटी बनी रहे, मैं आप लोगों से इंटरेक्ट होती रहूं, इसके लिए मैं लेक्चर बनाती रही, लेकिन स्थिति नहीं सुधर रही थी। लेकिन अभी काफ़ी पहले से मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो इस वीक के लास्ट तक उम्मीद है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगी, फिर आप लोगों को ये जो डिस्टर्बेंस होता है वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी अवस्था की बात करें तो पियाजे ने कहा है कि बच्चा किसी वस्तु को गौर से देखता है और जब वह वस्तु आँखों से ओझल हो जाती है तो वह उसे ढूंढता नहीं है,
अर्थात यहाँ पे बच्चा, जैसे कि हम लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 महीने 2 महीने के बच्चों को अगर हम देखें तो उनके ऊपर अगर हम कुछ रख के ऐसे ऐसे करके हिलाएं, झुनझुना होता है झुनझुना हिलाएंगे, या तो वो उसको देखते हैं, उसको वॉच करते हैं, लेकिन आप उसे हटा देंगे तो वो फिर उनको ध्यान में नहीं रहता है कि इसके पहले मैंने क्या देखा था। तो इस प्रकार से वह उनकी आँखों से ओझल हो जाता है, तो फिर उन्हें याद भी नहीं रहता है। तीसरी अवस्था जो होती है उसमें शिशु जो देखता है, यदि वह उसकी पहुँच में है तो उसे पकड़ने का प्रयास करता है। वह ज्ञानेंद्रियों जैसे आँख, यहाँ पे थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो गई है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, कान, नाक एवं त्वचा से प्राप्त सूचनाओं को समायोजित करने लगता है। और यह अवस्था जो होती है वह 3 से 6 माह के बीच की होती है। आप लोगों के घर में भी बच्चे होंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो जॉन पियाजे ने बताया है कि किस प्रकार से ये अवस्थाएं हैं, तो बच्चा किस स्टेज में किस स्टेज में क्या करता है। तो 3 से 6 माह के बीच का जो स्टेज है उसमें वो अपने नाक से, कान से, आँख से, जो एक बोलते हैं कि 5 ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के, तो जिसमें आँख होता है, नाक होता है, कान होता है, त्वचा होती है, या फिर जिह्वा होती है, तो ये जो होते हैं इनसे वो सेंस करना सीख जाता है। चौथी अवस्था जो होती है वह 9 से 10 माह के बीच की होती है। इस अवस्था में बच्चा छिपी हुई चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अगर हम बच्चे के सामने कोई चीज़ दिखा के और फिर उसे हम छिपा दें तो उसके माइंड में एक इमेज सी बनने लगती है और वो उसे ढूंढने का प्रयास करता है। कि जैसे मान लेते हैं कि किसी एक जगह पे हमने सामने ही बच्चे के छिपाया था, एक मान लेते हैं कोई टॉवेल ले लेते हैं या फिर दुपट्टा लेते हैं, उसमें हमने बच्चे के खिलौने को छुपा के दिखा दिया, फिर बच्चे ने देख लिया कि उसके नीचे, उस कपड़े के नीचे खिलौना था, लेकिन मैं उस बच्चे से मतलब कि इधर उधर की बातें करते हुए और खिलौने को खिसका दूँ, तो फिर ऐसा होगा कि बच्चा, वो नहीं पता है कि खिलौना वहाँ से कहीं हटाया भी गया क्या, वो इतना ध्यान नहीं देगा, वो बार बार जाके उसी कपड़े में ढूंढने की कोशिश करेगा कि खिलौना तो यहीं रखा गया था। तो ये स्थिति जो होती है वह चौथी अवस्था होती है। 5वीं अवस्था जो होती है यह 12 माह से 18 माह के बीच में होती है और वह स्थान परिवर्तन के क्रम को जानने लगता है कि अच्छा ये चीज़ यहाँ रखी गई थी, अभी ये चीज़ उठा के यहाँ से कहीं और रख दी गई है, तो मुझे इस चीज़ को वहाँ से उठाना है। तो इस प्रकार का जो स्थान परिवर्तन का क्रम है ये बच्चे को 5वीं जो अवस्था होती है उसमें समझ में आने लगता है। 6ठी अवस्था की बात करें तो ये 15 से 19 माह के बीच की होती है और इस अवस्था में वह पदार्थ का चित्रण करने लगता है, अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के, किसी भी सामग्री को देख के उसके माइंड में एक इमेज बन जाती है कि अच्छा अगर हमने केला देखा था तो केला ऐसा था, सेब देखा था तो सेब ऐसा था। बाद में हम बच्चे से पूछेंगे बेटा सेब कहाँ है, तो वो तुरंत फिंगर से दिखाएगा कि सेब उसे कहते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी पदार्थ का उसके माइंड में एक चित्र सा बन जाता है ताकि वह उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी कल्पना कर सके। तो अगर हम बच्चे से पूछें कि सेब कैसा होता है, या फिर साइकिल कैसी होती है, या फिर किताबें कैसी होती हैं, इस तरीके का क्वेश्चन यदि हम बच्चे से करते हैं तो बच्चा इजीली बताने की कोशिश करेगा कि हाँ ये ऐसा होता है। तो ये जो अवस्था होती है ये 6ठी अवस्था होती है। जॉन पियाजे ये भी कहते हैं, एक्चुअली ये जॉन पियाजे या जीन पियाजे भी आप इन्हें बोल सकते हैं, तो ये कहते हैं कि सीखने की यह प्रक्रिया जो है वो यहीं समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि जीवन पर्यंत यह जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये चलती रहती है और उसी के द्वारा बच्चे का समाजीकरण होता है। अब बात फ्रायड की करते हैं तो फ्रायड ने 7 एवं जॉनसन ने 4 सोपानों का उल्लेख किया है।
सॉरी, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दूँ, याद करने का तरीका आप लोग समझ लीजिए। जॉनसन जो है इसमें आप लोग देखेंगे कि 4 शब्द हैं, सॉरी 4 अक्षर हैं। तो जॉ न स न, तो 4 अक्षर से मैंने ऐसे ही याद किया है। तो जो जॉनसन है ये चूँकि 4 अक्षर से है, तो जॉनसन ने 4 सोपानों की बात की है। और इसमें हम जॉनसन में फ्रायड को अगर जोड़ देते हैं तो ये 3 अक्षर के हो जाते हैं। तो 4 और +3 ये दोनों को मिला के 7 हो जाता है। तो फ्रायड जो है वो 7 स्तरों की बात करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये आखिर में जो 7 स्तर मिल के हैं सामाजिकरण के जो स्तर के, वो आखिर में कौन कौन से हैं, तो ये अभी हम लोग डिटेल में इसको समझ लेंगे। पहली अवस्था बताई जाती है कि मौखिक अवस्था होती है, इसे ओरल स्टेज कहते हैं। सॉरी, ओरल स्टेज कहते हैं। इसमें शिशु अपना जो सुख दुख होता है इसको मुंह के माध्यम से ही अपने हाव भाव को प्रकट करके करता है। तो इसलिए इसे जो होता है मौखिक अवस्था कहते हैं। और इस स्थिति को फ्रायड ने प्राथमिक परिचय कहा है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि फ्रायड ने किस अवस्था को प्राथमिक परिचय कहा है। तो ये प्राथमिक परिचय जो है मौखिक अवस्था को कहते हैं, इसे ओरल स्टेज कहते हैं। तो ये भी आप लोग जो टर्म्स है इंग्लिश के वो भी याद रखिएगा, क्योंकि समटाइम्स एग्ज़ाम में जो इंग्लिश का जो वर्ड होता है उसी को हिंदी में पूछ दिया जाता है। दूसरा जो है शौच अवस्था कही जाती है, इसे एनल स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में माँ बच्चे के लिए एक साधक नेता होती है, क्योंकि बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह अभी भी मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। इसको आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, फील करने की कोशिश करिए। अगर बच्चा घर में है या दूसरे का पड़ोस में भी बच्चा देखने को मिलता है, एवरी स्टेज में आप लोगों को बच्चे देखने को मिलेंगे, तो आप लोग फील करने की कोशिश कीजिए कि जो मौखिक अवस्था होता है ओरल स्टेज, उसमें बच्चा जो होता है वो अपने हाव भाव से, अपने भूख लगी है तो रोएगा, या फिर उसने कुछ सुसु पोटी कर दी है तो फिर उसे अनकंफर्टेबल सा लग रहा है और वो फिर रोएगा। तो जो भी परिवार के सदस्य होते हैं या माँ होती है वो समझ जाती है कि बच्चे को कुछ दिक्कत है, मुझे जाके देखना चाहिए। तो फिर पता चल जाता है अच्छा इसने सुसु की है या फिर पोटी की है। तो इस तरीके की जो भी स्थिति होती है वह अपने मुंह के हाव भाव से ही करता है। अगर हम उसे बहुत ही प्लीजेंट सा माहौल दे रहे हैं, उसे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे गुदगुदी कर रहे हैं, तो वो हंसता है बच्चा। या फिर उसे कहीं से कष्ट महसूस होता है तो रोता है। तो इसलिए इसे मौखिक अवस्था कही जाती है, क्योंकि वो सिर्फ मुंह से ही, अपने चेहरे से ही हाव भाव को एक्सप्रेस कर पाता है। शौच अवस्था की बात करें तो ये होता है, इसमें शौच का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो अमेरिका देश है या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो शौच की अवस्था होती है वो 1 साल से प्रारंभ होके और 2 से 3 साल तक जाते जाते समाप्त हो जाती है। बच्चे को 1 से 3 साल के अंदर ये बता दिया जाता है कि उन्हें शौच करने के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि उन्हें शौच कहाँ पे करना है जाके, उनको शौच करते समय अपने कपड़े नहीं गंदे करने हैं, उनको किस प्रकार से बैठना है, कैसे उनको अपना धुलना है या फिर जाके हैंड वॉश करना है। तो ये सारी चीज़ें जो अमेरिकन सोसाइटी है उसमें 1 से 3 साल में सिखा दिया जाता है। जबकि वहीं अगर हमारे भारतीय समाज की बात करें तो देखेंगे कि ये जो एक उम्र का दायरा है वो थोड़ा बढ़ जाता है और 4 से 5 साल तक की स्थिति भी आती है। हालांकि जो प्रारंभ करने की अवस्था है वो खुद ही 2 से 3 साल बाद शुरू होती है। तो भारतीय समाज में शौच अवस्था की जो होती है वो थोड़ी देरी से हम काउंट करते हैं और वो लगभग 5 से 6 साल तक की स्थिति जाती है। इस अवस्था में माँ जो होती है वो एक साधक नेता का काम करती है। कैसे? माँ
जो कि बच्चे से काफ़ी करीब से जुड़ी होती है। एक बोलते हैं कि माँ का अटैचमेंट होता है। शुरू से देखें तो बच्चा और माँ जो होते हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं। उसी प्रकार से बच्चा भी महसूस करता है कि हम दोनों एक ही हैं, लेकिन धीरे धीरे माँ ये समझने लगती है कि बच्चा अब मेरा बड़ा हो रहा है और उसे हमें ये सारी चीज़ें जो है वो सिखानी है। उसको अपना डेली का कैसे साफ़ सफाई रखना है, किस प्रकार से उसे शौच का जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें माँ की भूमिका होती है। वो बच्चे को करते हुए परेशान होते हुए देखती है तो उसे कष्ट भी होता है, लेकिन उसे पता है ये कि अगर हम नहीं करेंगे तो इसका आगे का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो सही नहीं होगा। तो इस प्रकार से इस अवस्था में माँ जो होती है वो बच्चे के लिए एक साधक नेता होती है। क्योंकि बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह अभी भी मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। माँ ही बच्चे को मुख्यतः देखती है कि बच्चे की आवश्यकताएं किस प्रकार से हमें पूरी करनी है, या बच्चे को खुद हमें किस प्रकार से प्रशिक्षण देना है कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि 2 से 3 साल का अगर बच्चा है तो उसे कटोरी में कुछ भी खाने के लिए दे दिया जाता है, उसे बताया जाता है कि बेटा आप ऐसे खा लीजिए। तो बच्चा धीरे धीरे सीखता है, फिर वो कटोरी खुद ही लेके जाता है और मांगता है और फिर लेके वैसे वैसे खाता है, या फिर पानी कैसे पीना है ये सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मुख्य भूमिका में माँ होती है, और माँ इसीलिए एक साधक नेता के रूप में इस अवस्था में कार्य करती है। तीसरा स्टेज जो बताया है फ्रायड ने, ये फ्रायड का कॉन्सेप्ट है इडिपल या फिर तादात्म्यकरण की अवस्था। सॉरी, इसको ऑडिपल बोलिए, इडिपल बोलिए, जो भी आप लोग समझ सकते हैं बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ जो होते हैं साइलेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर ओ को हम साइलेंट मान लें तो इडिपल हो जाएगा। या फिर आइडेंटिफिकेशन स्टेज होता है, जिसमें कि जो बच्चा होता है वो अपनी पहचान खुद ही ढूंढता है कि आखिर में मुझे किस तरीके से रहना है। यह अवस्था लगभग 4 वर्ष से आयु से प्रारंभ होकर लगभग 12-13 वर्ष की आयु तक रहती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक अच्छा खासा गैप है, 4 साल का बच्चा और जो कि बाद में ये 12 से 13 वर्ष की आयु तक का हो जाता है। तो 12-13 वर्ष के जो बच्चे होते हैं आप लोग देखेंगे कि वो परिवार से जो सीखते ही हैं, बाहर जाके अपने दोस्तों से भी सीखते हैं, या फिर उनके कुछ आइडियल भी बन जाते हैं उस समय तक कि सॉरी, हमारे लिए कुछ आदर्श कौन है, परिवार का ही हो सकता है, माँ आदर्श हो सकती है, पिता आदर्श हो सकते हैं, या घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आदर्श हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो होता है आइडेंटिफिकेशन का स्टेज होता है, अर्थात तादात्म्यकरण का स्टेज होता है। इसमें इडिपल कॉम्प्लेक्स और इडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स 2 स्थितियां देखने को मिलती हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इडिपस में पुत्र का माँ के प्रति प्रेम होता है, और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स में पुत्री का पिता के प्रति प्रेम होता है। तो इलेक्ट्रो, जैसे आप लोग नाम से देखेंगे, कोई भी जो फीमेल नेम होता है, किसी भी लड़की का नाम अगर देख लीजिए, सविता, कविता, इस तरीके का, तो आप लोग को कुछ एग्जाम्पल अपने मन में रख के और फिर उसी के हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रो। तो इलेक्ट्रो जो है ये किसी लड़की का है नाम, और ये लड़की का अपने पिता के प्रति जो प्रेम होता है उसको इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे सुरेश, रमेश, दिनेश, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि इसमें लास्ट में आ की मात्रा नहीं आती है। तो इडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पुत्र का माँ के प्रति प्रेम होता है। चौथी अवस्था जो है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था को अडोलसेंस कंडीशन भी कहते हैं या स्टेज भी कहते हैं, और ये जो होता है इसको हम लोग टीनेजर्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम
13 से स्टार्ट करते हैं, तो 13 से लेके और 19 साल तक की अवस्था, 19 तक की ये जो टीन एज की अवस्था है, ये जो होता है वो किशोरावस्था होता है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें युवा बालक अथवा बालिका अपने माता पिता के नियंत्रण से अधिकाधिक स्वतंत्र रहना चाहते हैं। उनको फ्रीडम चाहिए। बहुत दिनों की चिक चिक सुनते रहते हैं, माँ बाप जब देखो डांटते रहते हैं, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, इनसे नहीं मिलो, उनसे मत बातें करो। इस तरीके की तमाम बंदिशें बच्चों को महसूस होती हैं। लगता है कि ये हमको कितना प्रेशराइज करते हैं कि हमें ऐसे नहीं रहना चाहिए। तो ये जो स्थिति होती है, और विशेष रूप से अगर देखा जाए तो जो टीनेज होता है, इसमें हम देखेंगे तो बहुत सारे बॉडी में जो हार्मोन चेंजेस भी होते हैं। तो इसके कारण यौन संबंधी गतिविधियों के प्रति एक आकर्षण या उसके प्रति एक जो सोच होता है वो भी बच्चों में बदलता है। तो ये अवस्था जो होती है, इसीलिए माँ पिता कुछ भी जो बात कहते हैं वो अच्छी नहीं लगती है, और इसलिए ये उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम चाहते हैं। हालांकि ये स्थिति ऐसी मानी जाती है कि बच्चा इस स्थिति में अगर सब कुछ कंट्रोल में रहता है, अगर सब कुछ अच्छे से बच्चे ने समझ लिया है। यहाँ पे अब मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये बात कितनी सही लगेगी, नहीं लगेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक माता पिता बच्चे के साथ एक दोस्त की तरह रहे तो बच्चा किसी और दोस्त को ज़्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि हम जब घर में कोई बात करते हैं, जैसे कि मेरा ही बेटा है, मुझसे अगर पूछता है कि मम्मी ये कैसे होता है, अगर मैं उसे अच्छे से नहीं समझाऊंगी या उसका जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली वो सेटिस्फाई नहीं होता है उससे, तो फिर वो जाके बाहर में अपने दोस्तों से पूछेगा। मेरा जो बड़ा बेटा है, मैं आप लोगों को बता दूँ, वो 6ठी क्लास में पढ़ता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 6ठी क्लास तक बच्चे आते आते जो सिलेबस है, काफ़ी चीज़ें साइंस बेस्ड या बाकी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो अगर उसके मन में बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो उठते हैं, तो उसको लगता है कि इसका आंसर कौन देगा। मुझसे वो क्वेश्चन करता है, मैं उसको बताती हूँ, सारी बातें बिल्कुल अच्छी से समझा के बताती हूँ। तो अगर मैं उसे नहीं बताऊंगी, मैं आनाकानी करूंगी कि अरे नहीं, बच्चा मेरा ऐसे कैसे पूछ रहा है और मैं इसे ऐसे कैसे समझाऊं, ये काफ़ी छोटा है अभी, इस तरीके की अगर भावनाएं हैं, तो जो 6 का बच्चा है वो 7th के 8th के 9th में तो सब पढ़ाया जाता है। अगर 9वीं 10वीं की बात करें हम, आप लोग, ये बहुत ही एक संजीदा मुद्दा है, आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में से भी जो लोग सुन रहे होंगे वो भी किसी बच्चे के माँ पिता होंगे, या फिर बच्चे भी उस स्टेज से आगे निकल चुके होंगे। तो आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करिए कि कभी बच्चों के जो क्वेश्चन होते हैं उनको गुमराह नहीं करना चाहिए, उनको सॉरी, कंप्लीटली आप नॉलेज मत दीजिए, लेकिन इतना नॉलेज तो दे सकते हैं जितने से बच्चा जो है कम से कम सेटिस्फाई हो सके कि हाँ हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जो दिया गया है वो लॉजिकली दिया गया है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि अगर एक 6ठी क्लास का बच्चा और उसके मन में कुछ सवाल उठ रहा है, और अगर घर में माता पिता उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो बाहर जाके अपने दोस्तों में 9वीं क्लास या 10वीं क्लास के बच्चे से पूछेगा। और ज़रूरी नहीं है कि जो 9वीं 10वीं क्लास का बच्चा है वो उतने अच्छे से उसको उस तरीके से एक्सप्लेन कर पाए जिस तरीके से उस बच्चे को ज़रूरत है, क्योंकि 9वीं और 10वीं क्लास का बच्चा जो है वो काफ़ी समझदार फिर भी हो चुका रहेगा, और वो जब 6ठी क्लास के बच्चे को समझाएगा तो वो फिर अपने तरीके से समझाएगा, क्योंकि उसको भी उन चीज़ों का उतना अनुभव नहीं है। इसलिए मेरा कहना ऐसा है, मैं उचित मानती हूँ कि बच्चे के मन में यदि कोई डाउट है तो हमें उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए, लॉजिकली एक्सप्लेन करना चाहिए, ताकि बच्चे के मन में दोबारा उस क्वेश्चन से संबंधित कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं
कि यहाँ पे कुछ और भी सिर्फ जो हमारी टीनेजर्स की अवस्था है, किशोरावस्था, सिर्फ यहीं तक की स्टेजेस नहीं होती हैं, बल्कि इसके आगे युवा अवस्था की बात करें तो युवा अवस्था में आप लोग देखेंगे कि एक यहाँ पे देखा जाए तो एक व्यक्ति जो होता है वो समाज के उत्तरदायित्व को समझ लेता है, एक नौकरी पा चुका होता है या फिर कुछ न कुछ काम धंधा करता रहता है, तो उसके जो अपने कुछ उत्तरदायित्व होते हैं समाज के प्रति वो काफ़ी हद तक सीख चुका रहता है कि हमें समाज के जो नियम कानून हैं उनके अनुसार कैसे रहना है, हमारे किस प्रकार से उत्तरदायित्व उसके प्रति होने चाहिए। तो ये युवा अवस्था में पाया जाता है। अगली अवस्था आती है प्रौढ़ावस्था की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस स्टेज में हमारे बच्चे हो चुके रहते हैं, हमारा उनके प्रति तमाम उत्तरदायित्व होता है, रिश्तेदार नातेदार होते हैं, तो बहुत सारी और भी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं साथ में जुड़ती जाती हैं और उससे भी हम बहुत कुछ सीखते जाते हैं। और इन्होंने 7वां स्टेज जो बताया है वो है वृद्धावस्था। अब यहाँ पे समाजीकरण की प्रमुख कुछ एजेंसियां हैं, इसे हम अभिकरण या एजेंसी या फिर संस्थाएं कह सकते हैं। पहला जो संस्था आता है वो होता है परिवार। परिवार समाजीकरण करने वाली संस्था के रूप में। यहाँ पे एक विचारक हैं जेल्डिच नाम के, इन्होंने 56 समाजों का मानव शास्त्रीय अध्ययन करके और समाजीकरण में माता एवं पिता की भूमिका का पता लगाए थे। तो ये आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि मेरे कुछ साथी हैं जिन्होंने कहा था कि मैडम नोट्स चाहिए। अभी हाल ही में मेरी एक और दोस्त हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है कि मैम क्या नोट्स मिल सकते हैं। तो अगर आप क्लास अटेंड कर रही हैं, सुन रही हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी पुस्तकें होती हैं मैं उनको पढ़ती हूँ, पढ़ के और उनमें से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं मैं उन्हीं को निकाल के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को देखा जाए तो जो मेरा लेक्चर है वो अपने आप में एक नोट्स है। आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखिए, सेम वही काम करेगा कि आप लोग अगर हम फिर से कंटेंट को सारा एक जगह तैयार करें, फिर मैं उसको या तो टेलीग्राम पे या कहीं मैं उसको पोस्ट करूँगी, फिर आप लोगों करेंगे, तो वो टाइम मुझे लगता है कि बेहतर है कि मैं लेक्चर तैयार करने में लगाऊँ, तो आप लोगों को और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगर आप लोगों को ये जो भी है हमारी इग्नू सीरीज़ है या फिर कॉम्पिटिटिव सीरीज़ है, तो ये आप लोगों को जस्ट लाइक एक शॉर्ट नोट की ही तरह मिल रहा है। ये मैं बार बार कहती हूँ और अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि ये आप लोगों को एक एक पेज, मैं बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 3 या 4 पेज का मैं लेक्चर, या कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो 5 से 6 पेज चला जाता है। आप लोग एक बार लेक्चर सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसको एक बार चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए। अगर वो भी तुरंत नहीं हो पा रहा है तो चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो सारे जो कंटेंट हैं वो आप लोगों के सामने ही है। मैं ऐसा नहीं है कि कोई ऑनलाइन मैं पेड क्लासेस चला रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए जो हमारे पेड स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए मैं कुछ और मटेरियल तैयार करूँगी और आप लोगों के लिए कुछ और मटेरियल तैयार करूँगी। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी कंटेंट है, जो इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, चाहे वो एग्ज़ाम की दृष्टि से हो, चाहे वो आप लोगों को समाज शास्त्र को समझने की दृष्टि से हो, वो उतनी ही ज़्यादा लगभग हर कंटेंट आप लोगों तक पहुँचे, मेरा यही प्रयास रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी आप लोगों के मन में कोई डाउट होना चाहिए कि मैम नोट्स मिल जाएगा क्या। ये आप लोगों को नोट्स ही मैं देती हूँ, इससे ज़्यादा मैं अभी क्या मैं और कंटेंट क्या तैयार करूँगी। ऐसा तो है नहीं, अब मान लीजिए कि एक कोई टॉपिक है उससे जुड़े 7-8 पन्ने हैं, मैं आपको भेज के भी क्या करूँगी। आपको भी पढ़ने का उतना ज़रूरत नहीं है, ना टाइम है। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप लोग फैक्ट समझिए, आप लोगों का पूरा कंटेंट तैयार होता रहेगा। मैं पढ़ा रही हूँ, साथ ही साथ आप लोग भी पढ़ा करिए। चलिए, सभी समाजों में पिता जो होते हैं वो साधक नेतृत्व और माता जो होती है वो भावात्मक नेतृत्व प्रदान करते हैं। तो जो परिवार की बात अगर आती है तो आप लोग देखेंगे सबका परिवार है। अपने परिवार का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो बच्चे होते हैं
पिता जो होते हैं वो एक साधक नेतृत्व का कार्य करते हैं, अर्थात वो एक गाइडेंस, इसीलिए घर का गार्जियन बोला जाता है, गाइडेंस देने का काम करते हैं कि बेटा आपको ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। माँ वहीं पे होती है। तो जहाँ पे पिता अगर बच्चा कुछ गलत काम करता है उसके लिए दंड का भी प्रावधान रखता है, तो माँ जो होती है एक भावात्मक पक्ष भी अपना रखती है, बच्चे को समझाती है, बुझाती है कि बेटा आप नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं करिएगा, मुझे नहीं अच्छा लगता है, आपको डांट पड़ती है। इस तरीके की तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो परिवार जो होता है उस समाजीकरण का अगर आप लोग देखेंगे तो पहला ऐसा माना जाता है कि पहली एजेंसी, या फिर ये भी हम मानते हैं कि जो परिवार होता है वो प्राथमिक स्कूल होता है, पहला विद्यालय माना जाता है समाजीकरण के लिए। तो समाजीकरण में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो हमारे परिवार में बड़े बुजुर्ग हों या फिर रिश्तेदार नातेदार हों या फिर माँ बाप होते हैं। इन सभी से बच्चा पहली बार इंटरेक्ट होता है, अंतःक्रिया करता है और फिर समाज में किस तरीके से उसे रहना है या समाज की चीज़ें कैसे हैं, नियम कैसे हैं, कार्यप्रणालियाँ कैसे हैं, समाज कैसे कार्य करता है, हमें समाज के बीच में कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें परिवार से बच्चा सीखता है। अगला जो है वो है क्रीड़ा समूह। क्रीड़ा समूह भी अपना आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समाजीकरण की एजेंसी मानी जाती है। तो समाजीकरण की दृष्टि से बच्चे के लिए मित्रों का समूह अथवा खेल समूह एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है। और तीसरा जो है ये पड़ोस है। ये तीन आप लोग देखेंगे, परिवार, क्रीड़ा समूह और पड़ोस, इस तीनों को समाजीकरण की एजेंसी के रूप में किसने माना है, ये अगर आप लोगों को याद हो तो ये है चार्ल्स कूले। आप लोगों को कुछ अलग से फैक्ट्स नहीं मिलते हैं, जो विचारक जो होते हैं उन्हीं की कही हुई बातों को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाता है। नातेदारी समूह की बात करें तो नातेदारी समूह भी हमारी समाजीकरण की एजेंसी मानी जाती है। विवाह जो है, विवाह से भी दो पक्ष देखेंगे तो जुड़ते हैं और दो पक्षों से जो और भी हमारे रिश्तेदार नातेदार बनते हैं और फिर उनसे क्या क्या सारी चीज़ें सीखने को अलग अलग तरीके से मिलती है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं पे अगर द्वितीयक संस्थाओं की बात करें तो इसमें शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं और व्यवसाय समूह इत्यादि आते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज जो समाजीकरण का स्तर है और इसकी प्रोसेस किस प्रकार से होती है, कौन कौन सी एजेंसीज हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझे। आप लोगों को अच्छे से आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। और यदि मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगता है, अच्छे से समझ में आता है, तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।